नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएचडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक पॉलिटी से संबंधित हम लोग बात करेंगे, जो आईएएस के एग्ज़ाम के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हमारा टॉपिक होगा स्थानीय स्वशासन। क्या होगा? स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। स्थानीय शासन, एक स्थानीय शासन होता है, दूसरा स्थानीय स्वशासन होता है। स्थानीय स्वशासन का जो टॉपिक होता है उसको हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं। लियोनिस कार्टिस उसके जनक होते हैं। वहाँ पे हम लोग स्थानीय स्वशासन पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग स्थानीय शासन पढ़ेंगे, जो पंचायतों, नगर पालिका और इसके साथ ही साथ सहकारी समितियों से संबंधित होता है। इसमें हम लोग आर्टिकल के साथ तथ्य को भी देखेंगे और क्यों स्थानीय शासन आया इसके बारे में भी समझेंगे। स्थानीय शासन अभी आगे देखते हैं कि क्यों आया, कैसे आया और क्या इसका कार्य है। इसके कार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी इसको देखिए थोड़ा सा। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन को हम लोग 3 पार्टों में रखते हैं अपने समझने के लिए। एक में हम लोग रख देते हैं पंचायतें, ठीक, पंचायत। दूसरे में हम लोग रख देंगे सहकारी समिति, नगर पालिका, नगर पालिका। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक, सहकारी समिति। ये इधर तक आता नहीं होगा, इधर तक कर दे रहे हैं इसको, सहकारी समिति, ठीक। अब देखिए, जो हमारा आर्टिकल, जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो हमारा संविधान है, संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है तीनों का, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पंचायतों का हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 40 जो नीति निर्देशक तत्वों में हम लोग पढ़ चुके हैं, नीति निर्देशक तत्वों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जो स्रोत है, इसका क्या है? आर्टिकल 40, ठीक। जो हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के दर्शन से संबंधित होता है, कि महात्मा गांधी से पूछता है, क्वेश्चन बन चुका है कि ग्राम पंचायत किसके दर्शन से संबंधित है, जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी एक चाहते थे ग्राम पंचायत होना चाहिए, और यह भी क्वेश्चन बन चुका है, उसको हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि महात्मा गांधी के दर्शन से तो नीति निर्देशक तत्व संबंधित है, लेकिन महात्मा गांधी का दर्शन किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व में जो ग्राम पंचायत है, आर्टिकल 40 है, वो किसके दर्शन से संबंधित है? तो महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी का दर्शन किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, या जैन दर्शन से संबंधित है, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और फिर एक बार बात करेंगे उसको जब हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तब। अब देखिए, ये जो पंचायतें हैं, इसका आर्टिकल, जो ये स्रोत है, स्रोत क्या है? आर्टिकल 40। लेकिन 243 से लेकर 243 पी तक, ओ तक, 243 ओ तक, इसका क्या बोलते हैं? विस्तार है। इसके कार्यों के बारे में बताया गया है क्या, और एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एक एक आर्टिकल की। 243 क्या है? तो 243 परिभाषा है। 243 ए क्या है? तो 243 ये ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायत होगी एक। बी क्या है? तो बी क्या बोलते हैं? पंचायतों का गठन होगा। सी देखते हैं हम लोग कि क्या बोलते हैं, पंचायतों के संरचना क्या होगी। डी हम लोग देखते हैं कि पंचायतों का क्या बोलते हैं, पंचायतों के लिए आरक्षण, जैसे महिलाओं के लिए 1/3 दिया गया है पूरी सीटों का, तो उसके बारे में है। और ई में हम लोग देखते हैं कि 243 सी में कि पंचायतों का क्या बोलते हैं, अवधि क्या होगा। और यफ में ऐसे करके हम लोग सबको बारे में बात करेंगे। और यफ में देखते हैं कि पंचायतों की निर्भरता क्या होगी। और जी में हम लोग देखते हैं कि उन सबों की शक्तियाँ क्या हैं। यच में हम लोग देखते हैं कि पंचायतों के लिए पंचायत जो कर लगा सकता है 29 विषयों पर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ यच तक हो गया। आई में हम लोग देखते हैं कि पंचायतों का क्या बोलते हैं, वित्त आयोग से क्या संबंध है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग हो, आई है ये। और क्या बोलते हैं 243 जे में हम लोग बात करेंगे कि जे क्या है, और के ऐसे करके हम लोग बात करते रहेंगे और के यल यम यन नो तक पूरा बात करेंगे
के में देखते हैं कि हम लोग निर्वाचन का क्या बोलते हैं, पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की जाती है, हाँ के में। और यल में हम लोग देखते हैं कि पंचायत संघ राज्य क्षेत्र में कहाँ लागू होगा। एम में देखते हैं कि कहाँ नहीं लागू होगा, तो मणिपुर, मिजोरम और क्या बोलते हैं मेघालय, और इसके साथ साथ नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में लागू नहीं होगा। यम है। और यह नहीं कि पंचायतों के लिए बना रहना, पंचायतों का बना रहना है। और वो हम देखते हैं कि पंचायतों के निर्वाचन के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये 243 से 243 ओ तक है, ठीक। अब देखिए नगरपालिका, नगरपालिका में भी वही आर्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहेगा, बस यहाँ पे नगर प्रशासन की बात आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 243 पी से ओ के बाद पी, 243 पी से 243 जेड जी तक, कहाँ तक, 243 पी से 243 जेड जी तक बात करेंगे। और यहाँ पे सहकारी समिति में हम लोग देखेंगे कि जेड एच से लेकर जेड टी तक बात करेंगे। 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक हम लोग बात करेंगे। देखिए, देखने से ही लग रहा है कि आर्टिकल 243 बहुत ही बड़ा है, और वाकई बहुत बड़ा है। ऐसे भी क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में पूछता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल सबसे बड़ा है, तो 243 है। ऐसे तो संविधान संशोधन भी पूछता है कि संविधान संशोधन, सबसे विस्तृत संविधान संशोधन किसे या मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लोग देखते हैं। तो सब अलग मैटर है, उसको अलग हम लोग पढ़ेंगे। वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, मूल कर्तव्य के बारे में जब लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी उसके बारे में हम लोग बात किए हैं। यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे पंचायतों के बारे में कि पंचायत कैसे गठन होंगी, नगर पालिका के बारे में बात करेंगे, सहकारी समितियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए पंचायतों के बारे में हम लोग पहले टॉपिक लेते हैं कि पंचायत क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पंचायत को पहली बात तो किस भाग में है ये, तो भाग 9 है। किस भाग में, तो भाग 9 में इसको रखा गया है पंचायत को। पंचायत को किस में रखा गया है, भाग 9 में रखा गया। पंचायतों के लिए हम लोग एक संरचना बनाते हैं, उसको देखते हैं ऐसे कि क्यों लाया गया। पंचायतों के बारे में हम लोग ये भी देखेंगे कि इन सबों का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या कार्य करते हैं ये, और लक्ष्य क्या है पंचायतों का, तो उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखिए, एक संघ होता है, समझने के लिए बस, ये राज्य हो गया, और यहाँ पे स्थानीय शासन हो गई। तो यहाँ पे हम लोग लिखते रहे डायरेक्ट पंचायत, ठीक। ये जो इसका संबंध होता है और ये इसका संबंध होता है, जैसे संघ का राज्य से और राज्य का पंचायत से, तो इसको हम लोग कहते हैं कि परिसंघ है। क्या है, परिसंघ है, ठीक। क्या कहते हैं इसको हम लोग, परिसंघ कहते हैं। इसके साथ देखिए, जब संघ का डायरेक्ट पंचायत से हो जाए रिलेशन या संबंध, इसको हम लोग कहते हैं कि ये संघ है, ठीक। जब संघ का राज्य से, ठीक, और संघ का राज्य से, राज्य का पंचायत से जब ये प्रक्रिया चलेगी तो इसे हम लोग परिसंघ कहते हैं। और जब संघ का डायरेक्ट इससे चलता है पंचायत से, इसे हम लोग संघ से जब राज्य और राज्य से पंचायत चलेगा तो इसे हम लोग परिसंघ कहेंगे। और जब संघ का पंचायत से डायरेक्ट चलेगा तो इसे हम लोग संघ कहेंगे। कोई दिक्कत। अब देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद एक शब्द है विकेंद्रीकरण। एक एक शब्द करके हम लोग बात करेंगे। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है, तो शक्ति और प्राधिकार का अगर हस्तांतरण कर दिया जाए तो उसे ये हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। शक्ति और प्राधिकार का अगर हम लोग हस्तांतरण कर दें तो उसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। उसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है विकेंद्रीकरण, इसके बारे में और अच्छे से हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जब ये पंचायतें हैं तो पंचायतें किस अनुसूची में हैं, तो 11वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, ठीक। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। कुल कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। 4 अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन से, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई क्या बोलते हैं 1992 से, और क्या बोलते हैं फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी 74वें संविधान संशोधन से। इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या इस अनुसूची में
तो ये जो 11वीं अनुसूची, अभी हम लोग 11वीं पे बात करेंगे, इसके बाद नगर पालिका वाली पे आएंगे तो 12वीं अनुसूची पे बात करेंगे। जो 10वीं अनुसूची में बोला वो दल बदल से परिवर्तन है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, उसके बारे में भी अलग से हम लोग बात करेंगे। अगर आप उसको अनुसूची वाले वीडियो में मैं बताया हूँ पूरा 1 से लेकर 12 अनुसूची की, पहले में क्या बोलते हैं संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरे में उसका क्या बोलते हैं वेतन भत्ता है अधिकारियों के, तीसरे में हम लोग देखते हैं कि शपथ है, और चौथे में हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, पाँचवें में देखते हैं कि कुछ अनुसूचित जातियों जैसे एमटीएम का मतलब होता है, ऐसे ही नहीं मैं बोल दिया एमटीएम का मतलब रुक जाइए यहाँ लिख दे AMTM, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, के अनुसूचित जातियों के लिए। यही आर्टिकल 6 में भी है, सॉरी अनुसूची 6 में भी है। सात में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं 100, पहले कितने थे 97 बार, सारी बात मैं बता चुका हूँ। फिर राज्य सूची में पहले 66 थे, अब वर्तमान में 61 हैं। इसके साथ साथ समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 विषय हैं। तो ये संघ सूची 7वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची क्या कहती है? 8वीं अनुसूची कहती है कि भारत में 22 भाषाएं हैं जो, तो भाषा से संबंधित है। 9वीं में बता ही दिया अभी कि भूमि सुधार से संबंधित है, पहले संविधान संशोधन से। 10वीं दल बदल से संबंधित, 11वीं पंचायती और 12वीं नगर पालिका से। तो अभी इसको मिटाते हैं, फिर एक एक करके हम लोग बात करते हैं इस पर। कहाँ गया मिटाने वाला? ठीक, आइए इसको मिटाते हैं और एक पंचायत को लेते हैं और पंचायत को पहले ख़त्म करते हैं। ठीक, आ जाइए। पंचायत, ठीक, पंचायत का हम लोग देखेंगे कि कार्य क्या है इसका। ठीक, कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और तथ्य देखेंगे इससे संबंधित। और इन सभी से पहले एक विकास की प्रणाली देखेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई, तो सब लोग बोल देते कि अरे 1957 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति कब आई ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। नॉर्मल एग्जाम में जाइए SSC और SSC में तो पूछ सकता है, लेकिन IAS में कभी नहीं पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, तो 1957 ईस्वी। अशोक राय मेहता समिति कब आई थी? 1977 ईस्वी। PK थुंगा समिति कब आई थी? LM सिंघवी समिति कब आई थी? और GVK राव समिति कब आई थी? ये सब कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि विकास की जो प्रक्रिया थी, हम लोग देखते हैं कि 1952 से शुरू हो जाता है, लेकिन संवैधानिक रूप से हम लोग देखते हैं कि 1957 से शुरू होता है, और ये बलवंत राय मेहता से शुरू होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो बलवंत राय मेहता समिति जब आई तो अपनी सिफारिश क्या दी? अशोक राय मेहता समिति आई तो अपनी सिफारिश क्या दी? PK थुंगन जब आई थी तो अपनी सिफारिश क्या दी? LM सिंघवी आई तो अपनी सिफारिश क्या दी? LM सिंघवी के ही माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उसी की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन जो किया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। संथानम समिति क्या थी? गाडगिल समिति क्या थी? तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, आइए। तो विकास की प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि 1952 ईस्वी से ये शुरू होता है, लेकिन इससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो लोकतांत्रिक पिरामिड था, इसको आप समझ गए। ये हो गया संघ, मतलब केंद्र हो गया, सॉरी, केंद्र, राज्य, और ये पंचायत ले लीजिए यहाँ पे। ठीक, जब केंद्र का राज्य से और राज्य का पंचायत से होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? परिसंघ। परिसंघ। जब केंद्र का पंचायत से डायरेक्ट रिलेशन होगा तो इसे हम लोग कहेंगे संघ। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसके कार्य में हम लोग और देखेंगे कि स्थानीय शासन के मौलिक सिद्धांत क्या थे। या स्थानीय शासन में आ रहा है ना, तो स्थानीय शासन में मौलिक सिद्धांत क्या थे? मौलिक सिद्धांत के भी बारे में एक एक बात करेंगे हम लोग कि मौलिक सिद्धांत क्या थे। तो हम लोग देखते हैं क्या सहकारिता का सिद्धांत आता है पहले। क्या? सहकारिता का सिद्धांत। ठीक, सहकारिता का सिद्धांत। ठीक, सहकारिता का सिद्धांत मौलिक सिद्धांत से संबंधित है। कब आया था? तो 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में कौन दिया था इसको? तो SB सेन दिए थे। SB
सेन। इस सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सहकारिता का सिद्धांत क्या है, क्यों आया था ये, और क्या उद्देश्य था इसका, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसी सिद्धांत के बाद हम लोग देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और भूमि स्पष्टीकरण का सिद्धांत आता है। इसके बाद कौन सा सिद्धांत आता है? भूमि स्पष्टीकरण का सिद्धांत। स्पष्टीकरण, भूमि स्पष्टीकरण का सिद्धांत आता है। और जब भूमि स्पष्टीकरण का सिद्धांत आ जाता है तो इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि समन्वय का सिद्धांत आता है। समन्वय का सिद्धांत, ठीक, समन्वय का सिद्धांत आता है। समन्वय के सिद्धांत के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में एक एक बात करके हम लोग बात करेंगे कि अब देखिए मेन उद्देश्य अब हम लोग का क्या है, इसके कार्य के बारे में, कि कार्य इसका क्या है, तो कार्य के बारे में जानेंगे। तो इसका जो कार्य है इसका पंचायतों का, तो पंचायतों का कार्य सामाजिक आर्थिक विकास नियोजन, सामाजिक आर्थिक विकास नियोजन, ठीक, इसका क्या है कार्य। और ये भी देखेंगे कि हम लोग पंचायतों से संबंधित जो सूचियाँ बनती है उसका कार्य भी यही करता है। और इसको हम लोग आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि आर्टिकल के माध्यम से कैसे हम इसके कार्यों को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता और पी.के. थुंगन, एल.एम. सिंघवी, जी.वी.के. राव, गाडगिल समिति, संथानम समिति। पूछ देगा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कौन सी समिति आई थी, तो संथानम समिति आई थी। कौन सी? संथानम समिति। एक बार जब ये पेशा अधिनियम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो इसको मिटा के फिर एक एक करके आर्टिकल हम लोग बात करते हैं और उसके साथ इसको लेते हैं। आर्टिकल के माध्यम से समझने में अच्छा रहेगा। 243 से बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ओके, अब देखिए 243 में परिभाषा दिया गया है, ठीक। परिभाषा के बारे में बात करेंगे। वैसे नीति निर्देशक तत्वों में भी बात कर चुके हैं, मौलिक अधिकार में भी बात कर चुके हैं, वहाँ पे भी आर्टिकल 12 परिभाषा को संबोधित करता है। आर्टिकल 36 परिभाषा से संबंधित है। 243 है पंचायत का गठन, एक पंचायत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत। ग्राम शब्द लगा लेंगे तो इसको याद करने में डिफिकल्ट नहीं होगा। बी है पंचायतों का गठन, ठीक। सी है पंचायतों का संरचना, डी है पंचायतों का संरचना, और डी हम लोग देखते हैं कि पंचायतों के लिए आरक्षण। क्या है? आरक्षण। पंचायतों के लिए आरक्षण का मैटर ये है कि महिलाओं को जो दिया गया है 1/3, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या 1/3 और क्या है SC ST के लिए? तो SC ST और जो 1/3 दिया गया सभी सीटों को, उसको लिंक करके हम लोग देखेंगे क्या मैटर है उस पर। और ई क्या है? तो पंचायतों ई, पंचायतों के आरक्षण हो गया। ये कि पंचायतों का आरक्षण हो गया। और ई है पंचायतों के लिए आरक्षण। डी पंचायतों की अवधि क्या होगी, पंचायतों की अवधि क्या होगी। तो इसके बारे में बात करेंगे। जो हम लोग कह देते हैं कि 5 वर्ष, तो कब से 5 वर्ष? ये भी IAS में क्वेश्चन बन चुका है कि 5 वर्ष पंचायतों की अवधि होगी, तो कब से शुरू होगा। ऐसा थोड़ी जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से, उसकी भी एक प्रक्रिया है। शपथ तो लेगा वो ठीक है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है कब से, ठीक। F में हम लोग देखते हैं कि पंचायतों की शक्ति क्या है, पंचायतों की निराहरता, ठीक। जी में हम लोग देखते हैं कि शक्ति क्या है, पंचायतों की शक्ति अभिव्यक्ति। H में हम लोग देखते हैं कि कर कैसे लगाएगा, कर लगाने के लिए।
तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के लिए 29 सब्जेक्ट है, विषय है, उसी पर ये कर लगाएगा और किस प्रक्रिया से लगाएगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आई आई के लिए पंचायतों का वित्त आयोग, पंचायतों का वित्त आयोग, ठीक, पंचायतों का वित्त आयोग, ठीक। और ये है कि पंचायतों के लेखाओं का, पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा, ठीक, क्या है, संपरीक्षा। के लिए हम लोग लिख देंगे कि निर्वाचन कैसे होगा, हाँ, निर्वाचन। एल के लिए कि संघ राज्य क्षेत्र कहाँ लागू होगा, तो संघ राज्य क्षेत्र। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है पंचायतों से कि कहाँ लागू नहीं होगा। आईएएस में क्वेश्चन बन चुका है और पीसीएस में भी बनता रहता है हमेशा। तो कहाँ लागू नहीं होता है, तो ये आर्टिकल एम में दिया गया है कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में नहीं लगेगा। तो कहाँ नहीं लगेगा इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो इसको याद करने में आसान होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिकल है, उसको याद करने में डिफ़िकल्ट होता है। तो शब्दों को तोड़ तोड़ कर याद करने में अच्छा रहता है, याद भी हो जाता है, याद करना भी ज़रूरी है पूरा। तो कहाँ लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा, ठीक। एन में हम लोग देखते हैं कि पंचायतों का बना रहना, पंचायतों का बना रहना। और वो में देखते हैं कि पंचायतों के निर्वाचन में, पंचायतों के निर्वाचन में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, के हस्तक्षेप पर रोक। इसके बारे में, इतने आर्टिकलों के बारे में बात करना है हम लोग को। और इसके साथ साथ बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, ठीक। इसके बाद अशोक राय मेहता, अशोक राय मेहता, अशोक राय मेहता के बाद अशोक राय मेहता, और इसके बाद JVK राव, सॉरी PK थुंगन, PK JVK राव। फिर इसके बाद PK थुंगन के बारे में देखेंगे, PK थुंगन। और फिर LM सिंधवी के बारे में देखेंगे, LM सिंधवी, ठीक। ये आर्टिकल का पूरा क्रम बता देंगे कि कैसे आएगा। पीसीएस में कभी कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है, लेकिन आईएएस में कभी नहीं आएगा। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे एक एक करके कि बलवंत राय मेहता 2 स्तरीय थे, अशोक राय मेहता 3 स्तरीय, और क्या बोलते हैं LM सिंधवी के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट, और ये इसी के माध्यम से, इसी की सिफारिश पर पंचायतों का जोड़ा गया और नगर पालिकाओं को, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट, ठीक। कोई दिक्कत, तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ये लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको इतना रोक कर फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से मैं आर्टिकल बता दे रहा हूँ कि परिभाषा है 243। फिर से कल भी जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन क्या है, पंचायतों की संरचना क्या है, पंचायतों का आरक्षण क्या है, सबके बारे में बात करेंगे, किस तरह से आरक्षण दिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ पंचायत की आवश्यकता क्या थी भारत के लिए, क्या उस उद्देश्य तक पहुंच चुका है पंचायत, जिस उद्देश्य या जिस भारत को महात्मा गांधी पंचायतों के माध्यम से देखना चाहते थे, क्या वो आज दिख रहा है हम लोग को ऐसे। तो उसके बारे में बात करेंगे। और पंचायतों को अधिक से अधिक हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल के माध्यम से याद करेंगे। जब ये आर्टिकल याद हो जाएगा तो नगर पालिका सहकारी समिति का आर्टिकल याद करना जरूरी नहीं, आसान हो जाएगा। ज़रूरी तो है ही, आसान हो जाएगा। आर्टिकल देखिए जितना है पूरा याद करना पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक ऐसा कुछ है नहीं, उसको तथ्य के माध्यम से याद ही करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि उसमें शब्द को तोड़ा जा सकता है, तोड़ के याद किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, तो उसको लाते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।